हेलो फ्रेंड्स। पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की हमने बात कर चुके हैं और इसका हमने विस्तार से एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी अध्याय का अगला हिस्सा। पिछले अध्याय में हम क्या पढ़े हैं इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आपके लिए है, सही या गलत उत्तर बताना है। पहला क्वेश्चन है, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो इसका आंसर आप देने की कोशिश करें। दूसरा क्वेश्चन है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, सही या गलत, इसका भी आंसर आपको देना है। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, इसका भी आंसर आपको देना है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर जलमंडल को थामे रखता है, सही है या गलत है, यह भी आपको बताना है। पांचवा है, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है, इसका भी आंसर आपको देना है। चलिए, आपने क्या क्या सोचे होंगे तो इसके हम आंसर भी देखते हैं। चलिए, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से नहीं हुई बल्कि फ्रेंच शब्द से हुई है। चौथा है, गलत है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के जलमंडल को थामे रखता है, यह इसमें जलमंडल नहीं है, तो यहां चाहिए अपने को स्थल मंडल। या क्या चाहिए? स्थल मंडल, या लिखेंगे हम स्थल मंडल। इसके पहले का जो था लैटिन शब्द नहीं चाहिए, या चाहिए फ्रेंच शब्द चाहिए। और पांचवा है, सही है, बिल्कुल। आगे के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। उसके लिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रारंभिक मानव ने स्वयं को रिक्त स्थान के अनुरूप बना लिया था। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं रिक्त स्थान दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। तीसरा है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को रिक्त स्थान कहते हैं। चौथा है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को रिक्त स्थान कहते हैं। और पांचवा है, खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, तो इसके आपको आंसर ढूंढना है, लिखना है। चलो देखते हैं इनके सही आंसर क्या आते हैं। तो यस, पहला प्रकृति है, दूसरा अजीवीय है, तीसरा पर्यावरण है, चौथा स्थलमंडल है और पांचवा स्थलमंडल है। ये आपके आंसर रहे। दोस्तों, हम यहाँ पर्यावरण के कुछ घटक देख रहे हैं। इसमें पर्यावरण एक प्रमुख घटक समझा जाता है और पर्यावरण के दो हिस्से हैं, दो घटक होते हैं। एक है भौतिक घटक और दूसरा है जैविक घटक। तो ये हम इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं। एक आकृति के साथ यहाँ एक ट्री डायग्राम बताया गया है जो पर्यावरण को दर्शा रहा है। उसके दो हिस्से हैं, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण में हमने देखे थे स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। और जैविक में जीव जंतु और वनस्पति, इनका समावेश होता है। आगे हम देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, इसका अर्थ क्या होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती है, इसमें हम देखेंगे भूमि, जल, वायु,
पेड़ पौधे और जीव जंतु, इन सभी को मिलाकर हम बोलेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। और इस प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु और जीव जंतु ये सभी चीज़ें आ गई है, उसी को हम बोलेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। ये किसी ने बनाया नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से बन गया है, और इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। बिना मानवीय हस्तक्षेप से ये बन चुका है, और इसीलिए हम बोलेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। तो आगे हम देखेंगे पर्यावरण का जो भौतिक हिस्सा है, तो सबसे पहले आता है जलमंडल। तो जलमंडल की डेफिनेशन या उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर जो ठोस परपटी है, ये ऊपर का जो हिस्सा है पृथ्वी का, ये ठोस परपटी है, जो इस आकृति में अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इसको हम बोलेंगे स्थलमंडल। जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर जलाशय भी होता है, जहाँ पर प्राणी जगत होता है, वो है स्थलमंडल। और इसीलिए पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम बोलेंगे स्थलमंडल। तो ये हो गया है स्थलमंडल। स्थलमंडल की एक विशेषता होती है कि यह चट्टान, खनिज, इन चीज़ों से बना होता है, और इसके ऊपर मिट्टी की पतली परत होती है जो ढकी रहती है। यहाँ पहाड़ होते हैं, आप फिगर में देख रहे हैं, पहाड़ होते हैं, मैदान होते हैं, मैदान घाटी होती है, और इन जैसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ यहाँ पाई जाती है। और ये स्थलाकृतियाँ केवल महाद्वीप पर ही नहीं पाई जाती, तो महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। जैसे मतलब यहाँ आपको महासागर दिखाया गया है, जिस प्रकार से ये भूमि की स्थलाकृतियाँ महाद्वीप पर दिख रही है, ग्रीन हिस्सा जो दिख रहा है ये महाद्वीप है, ये कॉन्टिनेंट्स है। इन पर जिस प्रकार से पहाड़, पठार, मैदानी घाटी दिखती है, वैसे ही ये महासागर की सतह पर भी उसी तरह से अपने को दिखाई देते हैं, लेकिन वो पानी के नीचे होने के कारण हम उनको आसानी से देख नहीं सकते। और ये स्थलाकृतियाँ हमें वन उपलब्ध होते हैं, हम इस स्थलाकृतियों पर खेती कर सकते हैं, इंसान अपने घर बना सकते हैं। इतना ही नहीं, धरती पर रहने वाले जानवर है, पशु पक्षी है, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल भी प्रदान करते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जो स्थलमंडल है, इस स्थलमंडल पर खनिज संपत्ति है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और इसीलिए स्थलमंडल मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आपके लिए एक कार्य दिया गया है, आपको करना है, अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है, इसकी आपको सूची बनाना है। तो बनाएंगे, आपके आसपास जो भूमि है उनकी इस तरीके से आपको सूची बनाना है कि किस प्रकार उस खेती का इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपको ये लिखना है अपने नोटबुक में। दूसरी बात करेंगे हम जलमंडल की, जो पर्यावरण का भौतिक हिस्सा है दूसरे प्रकार का, जिसको हम जलमंडल बोलते हैं। और इस जलमंडल में
विभिन्न प्रकार के जलाशय होते हैं और ये जलाशय विभिन्न जलाशय किस स्वरूप में हो सकते हैं? नदी हो सकती है, झील हो सकती है, समुद्र, महासागर, ऐसे विभिन्न जलाशयों से बनता है, तो उसको हम बोलेंगे जलमंडल। ये हो गया जलमंडल। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ समुद्र भी दिख रहा है और द्वीप भी दिख रहे हैं, महाद्वीप भी दिख रहे हैं, पठार भी दिख रहे हैं, नदी भी दिख रही है। और इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो जलाशय है वो जलाशय विभिन्न प्रकार में मौजूद हो सकता है। जैसे तालाब भी है, तालाब ये भी एक जलमंडल का ही इलाका है। और इसकी एक विशेषता है कि ये सभी प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोई भी सजीव चीज़ें बिना पानी से या जल के सिवा जी नहीं सकते, और इसीलिए कहा गया है कि ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। आपके लिए एक टास्क दिया गया है, आओ कुछ करके देखें। आपको क्या करना है? अपने घर और स्कूल जो आपको पानी मुहैया किया जाता है और आप उसको दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये पता करना है कि पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए और आप किसी को पानी व्यर्थ करते हुए देखे हैं और कैसे, इसका भी आपको वर्णन करना है। तो ये आपके घर में मिल रहा है पानी है, ये आपको स्कूल में मुहैया किया गया पानी है। तो आपको ये देखना है कि दैनिक जीवन में आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, उसकी सूची बनाना है। और आपको ये भी देखना है कि क्या वाकई में कोई दैनिक जीवन में पानी व्यर्थ करते हैं और वो कैसे करते हैं, इसको भी आपको लिखना है, उसका वर्णन करना है। आगे हम देखते हैं पर्यावरण का भौतिक घटक, और तीसरा है वायुमंडल। और इस वायुमंडल में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती है? पहली बात करेंगे हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि वायुमंडल हम किसे कहेंगे, वायुमंडल का अर्थ क्या है? तो सिंपल है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को, जो ये पृथ्वी है और इसके इर्द गिर्द जो वायु की पतली परत है, उसको हम बोलेंगे वायुमंडल। तो यहाँ हम रहते हैं और इसके ऊपर हवा का पतला स्तर होता है, उसको हम बोलेंगे वायुमंडल। और ये वायुमंडल में एक खास बात है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जो वायुमंडल है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये वायुमंडल को थामे रखता है। आपको पता होना चाहिए कि हम पृथ्वी पर खड़े क्यों रह सकते हैं, क्योंकि और पृथ्वी के ऊपर से अगर हम ऊंची छलांग लगाते हैं तो अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे सभी चीज़ें नीचे खींच लेती है अपने तरफ। और दूसरी बात है, वायुमंडल की एक खासियत है, दूसरी विशेषता है कि सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसको हानिकारक किरणें बोलते हैं, इसमें एक लेयर होता है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं, वो भी वायुमंडल में
ओजोन लेयर होता है और ये ओजोन लेयर सूरज से निकलने वाली झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से सभी सजीवों की रक्षा करती है। और साथ साथ में इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस, धूलकण और जल वाष्प उपस्थित होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गैस है, धूलकण पाए जाते हैं, जल वाष्प भी पाए जाते हैं और ऐसा वो इलाका है जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल। और वायुमंडल, जब वायुमंडल में परिवर्तन हो जाता है तो हमारे पृथ्वी पर मौसम और जलवायु में भी अपने आप परिवर्तन होता है। मतलब क्या है, वायुमंडल में अगर परिवर्तन हो गया तो हमारे धरती पर मौसम और जलवायु में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपको एक और कार्य दिया गया है। जब आप स्कूल से जाते समय आपको क्या करना है, आसमान को देखना है और ध्यान से देखना है कि वो दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बदलाव हो रहा है, तेज़ धूप है या कोहरा है। इसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है, निरीक्षण करना है। तो आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। दोस्तों, आज हम यही रुकते हैं और इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम इस वीडियो के तीसरे हिस्से में देखेंगे।